हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कल बात चल रही थी भाई हमारी मॉडल ऑक्सिलरी की, है ना। प्रीवियस क्लास देख के आए हो गया आई होप सारे। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हमने बात करी थी कि मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है स्पीकर का मूड रिप्रेजेंट करने के लिए। मूड माने उसका एटीट्यूड, वो कब, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए थे, 3 बात हमने कर ली थी। तो वो प्रीवियस क्लास में अगर नहीं देखे तो जाकर देख लो, रिकैप मैंने लास्ट में पूरा अच्छे से कराया था। बात अपनी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे क्या बात आई कि हमने 3 बात तो कर ली कि मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ की परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ये सब हमने बात कर ली। अब जो अगली बात आई है हमारी चौथे नंबर पे, वो आई है कि एबिलिटी बताने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है। तो हम बात करेंगे 4th नंबर पे एबिलिटी की। ठीक है, एबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। अब भाई एबिलिटी तो कैसी होती है हमारी? मेंटल एबिलिटी होती है, फिजिकल एबिलिटी होती है। हमारे शरीर में दो ही तरह की एबिलिटी है ना। या तो हमारी मेंटल एबिलिटी होगी या हमारी फिजिकल एबिलिटी होगी। एक तो ये है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, एक ये कि मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ। ठीक है, ये बात हुई हमारी एबिलिटी की। अब ये एबिलिटी भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो एबिलिटी होती है हमारी नेचुरल, जिसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही हमारी नेचुरल एबिलिटी। और एक होती है हमारी ऐसी एबिलिटी जिसके लिए स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं, जिसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, 2 तरीके की हमारी एबिलिटी होती हैं। अब उन कौन सी एबिलिटी के लिए हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो एबिलिटी बताने के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगी। तो 2 तो हमें पता है कि कैन, कुड। ठीक है, उसके अलावा एक एबल टू होता है। हम जो एबल टू है वो हमारी एबिलिटी तो बता रहा है। उसको हम किस किस के साथ यूज करते हैं? या तो हम यूज करेंगे इज एम आर, या होता है वोजवर। इसके साथ हम ऐड करेंगे एबल टू। हम्म, क्या लिखेंगे? एबल टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। अब जो ये कैन और कुड हैं, ये 2 चीजें जो हैं, ये बताती है हमारी नेचुरल एबिलिटी। कौन सी? नेचुरल एबिलिटी को। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करेंगे कैन और कुड का। और नेचुरल एबिलिटी भी अगर हमारी प्रेजेंट की कोई एबिलिटी है, ठीक है, तो वो बताएंगे हम कैन से। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम पास्ट में कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, फिलहाल नहीं हो, पर पास्ट में वो हमारी एबिलिटी नेचुरल थी। तो ऐसी कोई बात बताने के लिए हम यूज करेंगे कुड का, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, ये बात इतनी समझ आई। फिर होती है ऐसी एबिलिटी जिसके लिए स्पेशल एफर्ट लगता है हमारा। स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड माने कि क्षमता है उस काम को करने की, पर थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, समझ गए ना मेरी भावना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसी एबिलिटी जिसमें स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड हो, उनके लिए हम यूज करेंगे एबल टू का, कि कर सकता है अगर मेहनत करेगा तो। और जो हमारी नेचुरल एबिलिटी है कि ये तो कर सकता है, इट्स नेचुरल, उसमें है ये बात, ऐसे कहते हैं ना हम कि उसमें ये बात है, ये काम तो वो आसानी से कर लेगा। और दूसरी हम बात ये कहते हैं कि क्षमता तो है उसमें, थोड़ी मेहनत करेगा तो इस काम को कर लेगा। ठीक है, तो एबिलिटी बताने के लिए बात हुई कि हम कैन का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कैन का यूज हम करेंगे हमारी प्रेजेंट नेचुरल एबिलिटी के लिए। कुड का करेंगे हमारी जो कोई पास्ट में एबिलिटी थी, जो हम काम किसी को बहुत अच्छे से कर सकते हो, पर अब वो नहीं है, वो पास्ट की बात है। ठीक है, फिर आया कि इज एम आर और वोज वर्ग के साथ एबल टू आएगा, कि इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। ये तो फर्क हमने समझ लिया ना, इज एम आर कब यूज होगा और वोज वर्ग कब यूज होगा, ये हमने टेंस में समझ लिया। तो वही बात यहाँ है कि प्रेजेंट की कोई ऐसी एबिलिटी है जिसमें स्पेशल एफर्ट करें, तो इज एम आर का यूज होगा, और वोज वर्ग का फिर पास्ट के लिए यूज होगा। एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आई तो एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। एग्जाम्पल मैंने पहले लिख रखे हैं, पिछली क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था एग्जाम्पल लिखने के चक्कर में। तो एग्जाम्पल पहले लिख रखे हैं मैंने, ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। तुम एक बार कमेंट करके बताओ कि किस ब्लैंक में क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कि शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, 2 लैंग्वेज तो हम भी सब बोल ही लेते हैं,
एक को हम लैंग्वेज ना कह के बोली कह सकते हैं, पर कोई अगर बच्चा ऐसी फैमिली में रेज हो कि पेरेंट्स इंग्लिश में अच्छे से बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कोई और लैंग्वेज जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, कोई गुजरात का बच्चा है तो वो हिंदी बोल लेता है, गुजराती बोल लेता है, तो ये उसकी नेचुरल एबिलिटी हुई ना। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो चीज़ उसमें आ गई, सीखता चला गया, और वो अब भी आसानी से 3 लैंग्वेज बोल सकता है। तो नेचुरल एबिलिटी जो हमारी प्रेजेंट की है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये बात आसान थी, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब देखो, नीतीश डैश क्रॉस द रिवर इजीली। अब नीतीश की बात हो रही है, वो रिवर क्रॉस कर लेगा, इजीली कर लेगा। अगर इजीली कर लेगा तो कोई स्पेशल एफर्ट की जरूरत है नहीं है, तो ये मतलब उसकी नेचुरल एबिलिटी है। नीतीश अच्छा स्विमर है, उसने पहले उसमें एफर्ट्स डाल लिए, उसे अच्छी स्विमिंग आती है, अब वो उस काम को इजीली कर सकता है। ये कीवर्ड्स ही बताते हैं हमें कहाँ पे क्या आएगा। जब इजीली वो किसी काम को कर लेगा तो उसमें किसी स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, तो नहीं रहेगी तो फिर नीतीश की नेचुरल एबिलिटी हुई, और प्रेजेंट की एबिलिटी है तो हम लिखेंगे कि नीतीश कैन क्रॉस दिस रिवर इजीली। अब देखो थर्ड सेंटेंस देखो, व्हेन सृष्टि वॉज यंग शी डैश रन फास्टर देन आई। अब एक सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक बात और नोट करने की है, यहाँ पे मान लो आई की जगह उसने मी दे रखा होता, तो ये बात सही होती गलत होती? ठीक है, ये बात हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, पर अभी के लिए बता रहा हूं यहाँ पे मी का यूज नहीं होता। ये सेंटेंस अगर हम पूरा लिखें इसे अपने दिमाग में कैसे पढ़ेंगे? व्हेन सृष्टि वाज यंग शी रन फास्टर देन आई कैन, आई कुड, आई जो भी उसके साथ आएगा, तो इसके हम यहाँ पे जो आई के लिए यूज होना था उसको हम नहीं लिखते, क्योंकि वहां पर पहले से यूज हो लिया। ठीक है, जब दोनों के लिए अलग अलग बात हम करते तो आई के लिए हम अलग से भी तो लिखते। मान लो दोनों का प्रोनाउन अलग होता, प्रोनाउन कह रहा हूं मैं, जो दोनों की एबिलिटी है वो अलग से हम बात कर रहे होते, कंपैरिजन कर रहे होते, उसकी किसी और बात का, उसकी किसी और बात का, तो साथ में अलग से मेंशन करना पड़ता है ना। पर यहाँ पे नहीं करना, तो मी नहीं आएगा, आई ही आएगा। ठीक है, इस पेपर में मी आ सकता है इस क्वेश्चन में, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो, व्हेन सृष्टि वॉज यंग सी डैश रन फास्टर देन आई। जब सृष्टि यंगर थी, छोटी थी सृष्टि, कुछ टाइम पहले की बात हो रही है, तो उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, और वो मेरे से तेज दौड़ लेती, तो उसकी पास्ट एबिलिटी है। ठीक है, उसको कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की बात हो रही है इसमें? नहीं हो रही सेंटेंस में, तो हम खुद से तो एज्यूम करेंगे नहीं। अगर सेंटेंस में कोई बात हो रही हो तो हम उसको मानेंगे। ठीक है, जो हमारे सामने लिखा हम वो पढ़ेंगे। तो सृष्टि जब छोटी थी, बच्ची थी, तो मेरे से तेज दौड़ लेती थी, तो उसकी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, वो भी उसकी नेचुरल एबिलिटी, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि उसने कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाए, नहीं कर रखा मेंशन। तो अगर उसकी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे कुड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? एक सेंटेंस और पढ़ो, नेहा वॉज इल बट शी डैश टू अटेंड द क्लास। देखो नेहा बीमार है फिर भी क्लास अटेंड करने जाएगी, तो नेचुरल तो एक कोई बात है नहीं। अगर कोई आम बच्चा होता तो बीमारी में क्लास छोड़ देता, तो स्पेशल एफर्ट लगा रही है अपना, लगा रही है नहीं लगा रही? इसी तरीके से समझने हमें बात, बीमार होते हुए भी अगर वो क्लास में जा रही है तो वहां पे स्पेशल एफर्ट आया या नहीं आया, उसकी डेडिकेशन दिखी नहीं दिखी? तो अगर स्पेशल एफर्ट आया, अब देखो यहाँ पे हमने देखा नेहा वोज इल, बात हो रही है पास्ट की, और बात हो रही है पास्ट के स्पेशल एफर्ट की, तो हम पास्ट के लिए एबल टू का यूज करेंगे। बट शी के लिए वोज आएगा और फिर आएगा एबल, टू यहाँ पे दे ही रखा है, अटेंड द क्लास, और यहाँ पे वैसे टू भी नहीं होता तो एबल टू आ जाता। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये फिलर्स में आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं, और इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। फिर एक बात आती है, जब हमने किसकी बात कर ली, अभी हम एबिलिटी की कर ली, फिर एक बात आती है कि नेसेसिटी, जरूरत, एडवाइस, ड्यूटी, ओब्लिगेशन, इन सब की बात आती है। तो जो हम 5वें नंबर पे बात करेंगे वो इन्हीं की करेंगे कि नेसेसिटी, या फिर हम कहें ड्यूटी, या फिर हम कहें ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब समझते हो ना? मतलब एक बार कमेंट भी कर दो। जब बात आई नेसेसिटी की, ड्यूटी की, ओब्लिगेशन की, या फिर सजेशन की भी इसी में आएगी, सजेशन की, या फिर बात आई एडवाइस की। एक और चीज मेंशन कर लेते हैं, जब हम बात करेंगे नेसेसिटी की, ड्यूटी की, ओब्लिगेशन की, सजेशन की, एडवाइस की, तब हम किन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे? ठीक है, देखो मैंने आपको 4 बातें पढ़ा ली,
परमिशन पढ़ा ली, ये सब पढ़ा लिया, अब मैंने एबिलिटी भी पढ़ा दी। तो हमने सब बातों के लिए अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ सीखा है कि किस बात के लिए हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, उसको डिटेल में सीख लिया। तो बात यहाँ पे आई, ये मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी, तो सब में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा और सब में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। जो ये बातें एक साथ आई हैं और ये बात अलग अलग लिखी गई है एक साथ आके भी, तो क्या फर्क है क्या नहीं है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी का। कब कहाँ पे कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगी, देखो। अब इन सब बातों के लिए हमारे पास कुछ मॉडल ऑक्सिलरी हैं। कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, देखो। एक होता है शुड, ठीक है, एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। एक होता है मस्ट, हमने पहले भी ये बात पढ़ी है, ठीक है, और डीप में पढ़ रहे हैं इस बात को। और बताओ क्या होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, हैव टू होता है, हैड टू होता है, और क्या होता है, ओट टू होता है एक, ओट टू। इन सब में क्या फर्क है, डिटेल में पढ़ेंगे भाई इस चीज को। हैव टू के साथ ही हैज टू भी तो आएगा, हैज हैव टू, हैज टू हैव टू हैड टू, ये सब क्या है। कब तो हम शुड का यूज करेंगे, कब हम मस्ट का यूज करेंगे। तो शुड का जब यूज होगा तो वो होगा जनरल सेंस में। हम किसी को अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं, उसकी बात उसको याद दिला रहे हैं, उसकी ड्यूटी की दिला रहे हैं, तो जनरल सेंस में जब हम बात करेंगे, एक सेकंड, जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे, GENERAL, जनरल सेंस। जनरल सेंस माने कि बात उतनी जरूरी ना हो, उतनी जरूरी ना हो मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। किसी को एडवाइस देने लगे, उतनी जरूरी एडवाइस नहीं है कि मान लेगा तो ठीक है, नहीं भी मानेगा तो क्या ही हो जाएगा, तब हम बात करेंगे शुड का। जब हम किसी को जनरल सेंस में कोई एडवाइस दे रहे हैं, वो उतनी जरूरी ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है मस्ट। मस्ट होता है, देखो अब शुड और मस्ट में क्या फर्क हुआ, ये तो हमें खुद भी पता है। जब कोई बात ज्यादा जरूरी होगी, मोर इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, उस केस में यूज होगा शुड, मस्ट का, ठीक है। मोर इंपोर्टेंट कैसे, जहां पे स्पीकर का कंसर्न दिख रहा हो, लिख लेते हैं कि स्पीकर्स कंसर्न, स्पीकर्स कंसर्न, कंसर्न माने चिंता, ठीक है। जब स्पीकर का कंसर्न हमें दिख रहा हो या बात थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जब हम दिखाते हैं, जब हम यूज करते हैं मस्ट का। फिर बात आई हैज टू और हैव टू की। हैज टू, अब हैव टू का क्या, कब यूज होता है, जब हमारे पास कोई बाहर से फोर्स ऐसा लगे, मतलब कैसे इसको समझाऊं मैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिखो, कैसे समझोगे, एक्सटर्नल फोर्स, हम पे उस चीज को करने का प्रेशर हो, एक्सटर्नल कोई फोर्स हो, कोई ऐसी लीगल चीज हो कि ये चीज तो करनी ही करनी है, देर इज नो वे अराउंड, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स हो। मतलब कैसे, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर कैसे लगाया जा सकता है, या तो कोई रूल हो, ठीक है, या फिर लॉ की बात होगी, तब भी एक्सटर्नल फोर्स ही है। अगर कोई चीज बाय लॉ है कि ये करना है तो करना ही है, फिर उसमें हमारी नहीं चलेगी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, वो करना है तो करना है। या फिर डिसिप्लिन की जहाँ पे बात हो, डिसिप्लिन की भी बात इसी में करेंगे, DISCIPLINE, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स हो, रूल हो, लॉ हो, डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन की बात जब हम कर रहे हो, तब हम करेंगे हैज टू और हैव टू का यूज। उसके बाद आता है हैड टू। देखो हैज और हैव में और हैड में क्या फर्क है, सिर्फ वो टाइम का फर्क है। जब फिलहाल पे कोई हमारे बात, रूल, लॉ, डिसिप्लिन कोई लागू हो रहा हो, तो हम यूज करेंगे हैज हैव टू का। और वही बात अगर हम पास्ट की करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो हैड टू का यूज होगा। तो इसको लिख लो, पास्ट ऑफ हैज टू या फिर हैव टू, ठीक है। शुड की हमने बात कर ली जनरल सेंस में, जब बात इतनी जरूरी ना हो। मस्ट की हमने बात करी जब बात ज्यादा जरूरी हो, स्पीकर का कंसर्न हो, उसकी चिंता वहां पे दिख रही हो, ठीक है। हैज टू हैव टू जब हमारे पर लीगल ओब्लिगेशन हो, इस तरीके से इस बात को कह सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें उस बात को करने के लिए मजबूर कर दे कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ना बचे, कोई चॉइस ना बचे, तब हम यूज करेंगे हैज टू हैव टू का। वो कब हो सकता है, जब या तो कोई बाय रूल बात हो, बाय लॉ बात हो, या फिर डिसिप्लिन की बात हो, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। हैड टू का यूज होगा हैज टू और हैव टू के पास्ट के लिए, ठीक है। इतनी बात अगर हमें समझ आ गई हो, देखो फिर एक बात आई ओट टू। अब इसमें तो सब कुछ कवर हो गया, ठीक है, फिर ओट टू की जरूरत हमें क्यों पड़ी। एक हमारे ऊपर कुछ ऐसी भी बातें होती है ना जो मॉरल और सोशल ओब्लिगेशन होती हैं,
कि कुछ ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, बट मोरली और सोशली वो चीज़ें होनी चाहिए। कैसे? समाज के लिए जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे एथिक्स, हमारे मोरल्स जहाँ पे काम आए। तो अगर उस काम के लिए हमें कोई चीज़ करनी पड़े तो हम बात करेंगे ought to की। कैसे? मोरली या फिर सोशली। मोरल या सोशल बात जब कोई होगी, इसको एक बार थोड़ा ऊपर लिख दूं छोटा करके, एक सेकेंड, अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, इतना सही है। तो मोरल और सोशल ओब्लिगेशन की हम बात करेंगे जब हम करेंगे ought to का। नेसेसिटी, ड्यूटी, ओब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस। इन केसेस में यूज होगा शुड का जनरल सेंस में जब बात ज़्यादा जरूरी ना हो। मस्ट का जब बात थोड़ी ज़्यादा जरूरी हो, स्पीकर का कंसर्न दिख रहा हो। इतनी बात हमने समझ ली। हैज़ टू, हैव टू का हमने समझ लिया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बात को करने के लिए हमें मजबूर कर दे, कोई रूल हो, कोई लॉ हो, या फिर डिसिप्लिन की जब हम बात करेंगे हैड टू, हैज़ हैव का पास्ट ही होगा। ठीक है, ये दोनों बातों में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, टाइम का फर्क है। ought टू होता है जब मोरली या सोशली वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। देखो, ज़्यादा आगे आगे क्या क्या हो गया? अच्छा, ये सेंटेंस लिखते टाइम थोड़ी गड़बड़ होगी, इस स्लाइड को भी स्किप करके चलते हैं। ठीक है, देखो, अब हमने बात करी कि वी डैश की प्रोमिस। अब हमें प्रोमिस रखना चाहिए। ठीक है, ये बात जनरल सेंस में है या स्पेसिफिक सेंस है इस बात की, या फिर ये कोई ओब्लिगेशन है हमारे ऊपर बाय लॉ? ये बात तो है नहीं कि हम प्रोमिस रखें अपना। अगर मैं किसी को बोल दूं कि तेरे से शादी करूंगा, ना करूं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं किसी को बोल दूं कि भाई कल मैं तेरे लिए एक कप चाय लेके आऊंगा, और मैं कल उसके लिए चाय ना लेके आऊं, प्रोमिस करके गया था मैं कि खुदा कसम चाय लेके आऊंगा तेरे लिए। अब कोर्ट में केस तो कर नहीं देगा कि ये कसम खा के गया था मेरे लिए चाय नहीं लेके आया। ठीक है, तो मोरल ओब्लिगेशन भी नहीं है, मतलब, और मोरल ओब्लिगेशन भी नहीं है कि एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम मोरली और सोशली ये बात होनी चाहिए। बट यहाँ पे कंसर्न किसका होता है? स्पीकर का कंसर्न है या नहीं है? प्रोमिस रखने ही रखने चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट बात है, कोई जनरल सेंस की बात नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे? कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मस्ट का, कि वी मस्ट कीप प्रोमिस। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो, अजय डैश पे द टैक्स अदरवाइज ही मे माइट बी पनिश्ड। अजय को टैक्स पे करना है, नहीं तो उसको सजा हो जाएगी। देखो, टैक्स पे करना हमारी मर्जी तो है नहीं, बाय लॉ ये बात है, बाय रूल ये बात है। ठीक है, और बाय लॉ अगर बाय रूल ये बात है तो कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है इस काम को करने के लिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू का यूज होगा। देखो, अजय डैश पे द टैक्स अदरवाइज ही मे माइट बी प्रोमिस्ड। तो अजय हैज टू पे द टैक्स है ना, अजय को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इतनी बात तो समझ आ गई कि अजय हैज टू पे द टैक्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या आएगा? ही मे और माइट बी पनिश्ड। बताओ क्या आएगा? कल हमने पढ़ा था ये मे और माइट मॉडल ऑक्सिलरी का डिफरेंस। मे हमने बताया था जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। माइट हमने बताया था जब वीक पॉसिबिलिटी हो। और यहाँ पे अगर वो टैक्स ना दे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो जेल जाएगा, या वीक पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर टैक्स नहीं देगा तो जेल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज ना हो के किसका यूज होगा? मे का। तो ये सेंटेंस पूरा सही हो गया। अजय हैज टू पे द टैक्स अदरवाइज ही मे बी पनिश्ड। ठीक है, उसको पनिशमेंट कुछ मिलेगी। अब देखो, मन्नू डैश चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। ये एक एडवाइस है। ठीक है, अब मन्नू को अपनी गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि ये पुराने दिख रही है। अब पुरानी दिख रही है, पर अगर चल सही रही हो तो मन्नू क्यों अपनी गाड़ी? तो लीगली ये कोई बात तो है नहीं। अब कुछ बात तो ऐसे होती है, जैसे दिल्ली में बाई लॉ है 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी दिल्ली के सड़कों पे। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम तो हैश टू लिख देंगे। ठीक है, कि मन्नू हैज टू चेंज हिज कार एज इट इज मोर देन 10 years ओल्ड एंड ही कांट ड्राइव दैट इन दिल्ली। दिल्ली में हम 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चला सकते। तो अगर बाय लॉ ये बात होती तो हम यूज़ करते हैज़ टू, हैव टू का। पर यहाँ पे तो एक जनरल एडवाइस हम दे रहे हैं किसी को कि पुरानी दिख रही है चेंज कर ले। नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा? तेरी गाड़ी सही चल रही है, चला। और जनरल एडवाइस अगर हम दे रहे हैं तो शुड का यूज़ होगा। तो मन्नू शुड
मन्नू शुड चेंज हिज कार एज इट लुक्स ओल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे कुछ एग्जाम्पल देखो। वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। बताओ क्या आएगा। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यहां पे क्या आएगा? दो बातें हैं। अब ये बात तो मोरली और सोशली ज्यादा है ना। सम्मान करना चाहिए, नहीं कर लेंगे तो कोई क्या कर लेगा हमारा भाई। मान लो कोई बदतमीज बच्चा है, सम्मान नहीं करता किसी का, नहीं करता नहीं करता, क्या कर लेगा उसका कोई? ज्यादा से ज्यादा उसको पेरेंट्स को कुछ दिन मार पीट लेंगे, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी ought टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। मोरली और सोशली ये बात सही है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, वी डैश वेयर हेलमेट व्हेन वी राइड अ बाइक। अब बाय रूल, ये बाय लो ये बात है, हेलमेट पहनना ही पहनना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो चालान कट जाएगा। अब बाय रूल बाय लो ये बात है तो वी हैव टू आएगा। एक्सटर्नल फोर्स है हमारे ऊपर हेलमेट पहनने के लिए, और खुद की भी सेफ्टी है, पहनना ही चाहिए, क्यों नहीं पहनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो आगे एक सेंटेंस देखो, एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर से बाय एक्सटर्नल फोर्स है हमारे ऊपर, भाई हमारी चॉइस नहीं है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की या ना करने की, हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। बाय लो ये बात है, रूल है कि ट्रैफिक अगर रेड लाइट है तो रुकना ही रुकना है, हमारी चॉइस नहीं है, नहीं रुकेंगे तो क्या चालान हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस सस्पेंड होगा हमारा। तो एवरीवन हैज टू आएगा। एवरीवन के साथ हैज यूज होगा ना, क्यों होगा, मैंने टेंस में अच्छे समझाया था। साहिल सेड दैट ही डैश रिपे द लोन। अब देखो, साहिल सेड दैट ही डैश रिपे द लोन। अब कहीं से लोन लिया है, लोन तो रिपे करना है, बाय रूल ये बात है। ठीक है, हमारी मर्जी नहीं है कि नहीं करेंगे तो कौन क्या कर लेगा, कोर्ट में केस हो जाएगा नहीं करेंगे तो। ठीक है, उसको लोन रिपे करना है, तो बात हुई हैज टू, हैव टू, हैड टू, कुछ आएगा। क्या आएगा वो सेंटेंस से पता लगेगा, सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट। और हैज टू और हैव टू का पास्ट क्या था, हैड टू, दैट ही हैड टू रिपे द लोन। 2-4 साल पहले साहिल ने लोन लिया होगा, उसे करना पड़ा होगा, अब बता रहा है कि उसे करना पड़ा। ठीक है, ये बात थी इतनी। इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पुरानी स्लाइड का और इस स्लाइड का, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। अच्छा, इतनी बात से पहले एक बात और जो बीच में रह गई, एक सेकंड, ये 2 सेंटेंस और थे। हमने जब ये पढ़ा कि एबिलिटी बताने के लिए मेंटल या फिजिकल एबिलिटी हम कैन, कुड, इज, एम, आर, वोज, वर का यूज करते हैं एबल टू के साथ। ठीक है, तो उसी के 2 सेंटेंस रह गए। 2 सेंटेंस और बताओ। क्रिश डैश पे द लोन दो शी हैज स्मॉल अमाउंट। क्रिश ने कोई लोन लिया, ठीक है, वो उसको रिपे कर सकती है, पर उसके पास अभी उतने पैसे हैं नहीं, पर वो उसे रिपे कर सकती है। उतने पैसे भी नहीं है फिर भी कर सकती है। तो ये उसकी नेचुरल एबिलिटी है या कोई स्पेशल एफर्ट की जरूरत पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इज एबल टू का यूज हम करेंगे। क्रिश के लिए इज एबल टू पे द लोन, रिपे कर लो। ठीक है, तो शी हैज स्मॉल अमाउंट। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, एक सेंटेंस और लिख रखा है मैंने, अजय कैन बी एबल टू राइट नीटली। अजय कैन राइट नीटली और अजय इज एबल टू राइट नीटली। अगर वो साफ लिखता है तो वो पहले से ही साफ लिखता है, वो नेचुरल है। स्पेशल एफर्ट की बात लगाने के को ये लगा, अजय इज एबल टू राइट नीटली इफ ही प्रैक्टिसेस, तब तो हमें बात पता लगती स्पेशल एफर्ट की। पर ये तो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, वो लिखता ही साफ है अगला बंदा, तो एबल टू थोड़ी आएगा। अब कैन भी एबिलिटी बताता है, एबल टू भी एबिलिटी बताता है, बी की फॉर्म होती है ना इज एम आर और वोज वर, तो बी इसलिए लिख रखा है इज एम आर और वोज वर, बी की ही फॉर्म है, बी में ही छुपा हुआ है सब। तो ये भी एबिलिटी बता रहा है, ये भी एबिलिटी बता रहा है, तो कौन से वाला सही है? कैन वाला सही है, बाकी जो ये सब लिख रखा है ये फालतू की बात है, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया हो तो ले लेना। चलो ले लो एक बार इस स्लाइड का और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कमेंट वगैरह कर दिया करो भाई कुछ डाउट आए तो। ठीक है, अगली बात है हमारे पास किसकी? पर्पस की हमारे पास बात आई। ठीक है, 7वें नंबर पे पहुंच गए ना हम। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे पर्पस की। ठीक है, जब हम पर्पस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर हमारा कोई पर्पस है तो साफ सीधी बात है उसके लिए काम तो हमें करना पड़ेगा।
अगर हम अपने पर्पज के लिए काम करना पड़ेगा तो पर्पज में दो चीज छुपी हैं, एक तो एक्शन, एक सेकंड, एक तो होगा हमारा एक्शन, उसके साथ यूज करेंगे हम एक कंजक्शन का। और जब हम कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा पर्पस है उसे फुलफिल करने के लिए हम काम करेंगे, एक्शन का जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारा पर्पस। ठीक है, इतनी बात समझ आई। कंजक्शन यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे हम, कंजक्शन हम यूज करेंगे सच दैट, एक्शन इसलिए सच दैट आई कैन फुलफिल माई पर्पस। ठीक है, तो जब हम कोई एक्शन करेंगे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए तो वहां पे हम करेंगे सच दैट का यूज। ठीक है, और एक्शन हमारा कब होगा, एक्शन या तो हमारा प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, फ्यूचर में तो जाएंगे नहीं हम, या तो हमने पास्ट में कोई एक्शन करा अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, या हम प्रेजेंट में कोई एक्शन करेंगे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो प्रेजेंट और पास्ट की हम इसमें बात करेंगे। फ्यूचर मैंने टेंस पढ़ाते टाइम भी बताया था कि फ्यूचर कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन है बस हमारी, फ्यूचर का कहीं कोई रेलेवेंस नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह पे बात अच्छे से डिटेल में समझा है कि फ्यूचर कुछ नहीं होता। तो हम ये हाइपोथेटिकल बात होगी कि मैं कल से काम शुरू करूंगा, नहीं करना है तो आज से शुरू कर ले। प्रेजेंट और पास्ट में हम अपना पर्पस रखेंगे, एक्शन करेंगे, तब हमारा पर्पस कहीं जाके फुलफिल होगा। फुलफिल कब होगा, जब हमारा एक्शन प्रेजेंट या पास्ट में होगा, तो एक्शन करते ही तो पर्पस फुलफिल नहीं हो जाएगा, तब वो फुलफिल होगा फ्यूचर में। ठीक है, और उसको फुलफिल बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मे और माइट का, मे और माइट। क्योंकि मे और माइट हमें बताता है पॉसिबिलिटी, और अगर हम कोई अपना काम करें अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए तो वहां पे आएगी पॉसिबिलिटी, पर्पस फुल हो ना हो। ठीक है, तो ये बात कैसे होगी, पर्पस तो देखो अगर हम काम करेंगे तो फुलफिल होगा, पर पॉसिबिलिटी भी तो वीक और स्ट्रांग हो सकती है ना, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी, उसको हमने मे माइट में अच्छे से पढ़ाई था। ठीक है, तो वो एक बार अप्लाई करते हैं, जहां डाउट आएगा मैं बता दूंगा। हमारा एक्शन होगा प्रेजेंट या पास्ट का एक्शन, और फुलफिल तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में होगा, तो मे माइट के लिए मे माइट का हम यूज करेंगे, बीच में कंजक्शन लगाएंगे सच दैट। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात अगर समझ आई तो कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, एक बार इन पे थोड़ी मेहनत करो, बताओ। अरे ये बीच में मिक्स कैसे हो गए, इसको स्किप करके चलते हैं, अभी स्लाइड्स मिक्स हो गई। शी वर्क्स हार्ड सो दैट डैश शी विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब देखो, शी वर्क्स हार्ड, ये तो हमारा एक्शन हुआ, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा एक्शन हुआ, और सच दैट हमारी हुई कंजक्शन। ठीक है, तो ये बात जो बाकी बचा ये हमारा हुआ पर्पज। और अभी अभी हमने पढ़ा है जब इस फॉर्मेट का हमें सेंटेंस दिखेगा तो पर्पस फुलफिल करने के लिए हम यूज करेंगे मे और माइट का, है ना। और अगर हार्ड वर्क करती है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो विल का यूज ना करके हम मे का यूज करेंगे। शी वर्क्स हार्ड सो दैट सच दैट सो दैट शी मे क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बता दिया तुम्हें, गलत तो नहीं बता दिया, सो दैट आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा सो दैट, सच दैट नहीं आएगा, कंजक्शन जो होगी वो सो दैट होगी। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, हमने देखा उसी फॉर्मेट का सेंटेंस, हमारा कोई एक्शन हो रहा है, बीच में कंजक्शन लगा रखे हमने सो दैट, फिर पर्पस हमारा मे और माइट से ही फुलफिल होगा, वीक पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो विल के लिए नहीं होगा, विल तो सर्टेनिटी बताता है ना भाई, शी विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब ये बात वाली सेंटेंस तो कह रहे हैं शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, सर्टेन है ये बात खुद में ही, सर्टेनिटी बता रही है, तो हार्डवर्क करने की क्या जरूरत नहीं है जब वो क्वालिफाई कर ही लेगा एग्जाम को। ठीक है, ये गलती होती है यहाँ पे, हमें बतानी है पॉसिबिलिटी ना कि सर्टेनिटी, दोनों चीजों में फर्क है। पॉसिबिलिटी बताई जाती है मे और माइट से, मैंने सबसे पहली बात शायद यही पढ़ाई थी मॉडल ऑक्सिलरी वाले टॉपिक में। अगला सेंटेंस पढ़ो, विशाल रैन फास्ट सो दैट ही कुड विन द ट्रॉफी। विशाल ने एक्शन करा, वो तेज दौड़ा, सो दैट ही कुड विन द ट्रॉफी, ट्रॉफी जीतने के लिए तो फर्स्ट आना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट आने के लिए सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा, सबसे तेज दौड़ना मतलब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव तो यहाँ पे है नहीं, वो बोले तेज दौड़ा, हो सकता है कोई बच्चा उससे ज्यादा तेज दौड़ा हो, तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वीक पॉसिबिलिटी है। अगर वो सबसे तेज दौड़ता तो फिर तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, वो जीत ही जाता ट्रॉफी।
ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे तेज दौड़ना पड़ा। सुपरलेटिव डिग्री का तो हमें कहीं यूज दिखा नहीं, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं दिखा तो इस बात से हम इतना ही समझ पाए, मान लो किसी कंपटीशन में गया, तेज दौड़ा, अब तेज तो वहां सब दौड़ेंगे, सब कंपटीशन की तैयारी करके गए होंगे, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी अब भी वीक है। तो कुड ना लिख के हम लिखेंगे ही माइट, वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, मे और माइट का मैंने यूज अच्छे से समझाया था पहली क्लास में, अगर नहीं देखी हो तो मॉडल ऑक्सिलरी की जो पहली क्लास है वो देख लेना, समझ जाओगे। वी लिव सो दैट वी कैन ईट। अब देखो, हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खा सकें, ये बात सही है, कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है, कुछ तो होते हैं ना अनाज के दुश्मन, इसलिए जी रहे हैं ताकि खा सकें। पर जब हम जनरली बात करेंगे लोगों की, तो हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें, ना कि हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खा सकें। तो सबसे पहले गड़बड़ तो इसमें यही है कि जो हमारा एक्शन और पर्पज है, हमारा एक्शन क्या है, खाना खाना, और हमारा पर्पज है जिंदा रहना। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और इसने यहाँ पे हमारा एक्शन दिखा रखा है जिंदा रहना, कि हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खाना खा सकें। जब बात ही उल्टी पुल्टी कर दी, एक्शन का पर्पज बना दिया, पर्पज का एक्शन बना दिया, तो पहली बात तो ये बात वैसे ही गलत लिखी हुई है, तो इसको सही करके लिखेंगे हम सबसे पहले तो अपन एक्शन लिखेंगे। एक्शन हमारा क्या है, वी ईट, वी, एक सेकेंड, वी ईट, क्या हो रहा है, वी ईट, सो दैट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सो दैट वी कैन ईट की जगह हमारा एक्शन है, हमारा ये हमारा एक्शन है, और ये हमारा पर्पज है। ठीक है, अब पर्पज को हम फुलफिल कर रहे हैं एक्शन से, या हम एक्शन को फुलफिल कर रहे हैं पर्पज से, हम पर्पज को फुलफिल करेंगे एक्शन से। तो हमारा एक्शन है वी ईट सो दैट वी मे और माइट, वी मे या माइट, वी मे और माइट लियो। हम खाना क्यों खाते, ताकि हम जिंदा रह सके। अगर हम खाना खाएंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हम जिंदा रहें, क्योंकि हम अभी तक जिंदा है, हम खाना खा खा के ही जिंदा है, मेहनत करके ही जिंदा है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वी मे लिव आएगा, माइट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है जब एक्शन और पर्पज उल्टा पुल्टा करके लिख दे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात अगर समझ आ गई तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक दो चीजें तुम्हें और बता देता हूँ। जो लास्ट वाले सेंटेंस रह गए थे जब हम बात कर रहे थे ड्यूटी ऑब्लिगेशन की, तो देखो, द पीएम डैश डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ मणिपुर, मिक्स होगी ना थोड़ी क्लास, पर ऐसे ही सीखोगे, थोड़ा तो लोड डालो दिमाग पे। द पीएम डैश डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ मणिपुर। अब पीएम की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीगली तो भाई इस काम के लिए अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, सारा काम पीएम खुद तो करेगा नहीं, तो ये बात यहाँ पे ज्यादा आती है सोशल और मोरल। सिचुएशन जो है मणिपुर में, प्रधानमंत्री को कुछ तो करना ही चाहिए, तो भी हम यूज करेंगे ओट टू का, अभी अभी हमने पढ़ा था, ओट टू का यूज करेंगे। देखो, यू डैश लिसन लिसन केयरफुली व्हेन आई टीच, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए जब मैं पढ़ाऊं। ये एक जनरल एडवाइस तो है नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्लास देख रहे हो तो ऑब्वियसली ध्यान से सुनोगे, और साथ में कोई लीगल ओब्लिगेशन भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है तुम ध्यान से ना सुनो और मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूं, ऐसा भी नहीं होगा, बाय रूल भी ये बात नहीं है। तो ये बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्पीकर का कंसर्न है, तुम्हारी चिंता है मेरे को, इसलिए ये बात बोली जा रही है, तो यू मस्ट लिसन केयरफुली आएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो, यू डैश पे द फीस टू ज्वाइन द जिम, बाय रूल ये बात है कि जिम वही ज्वाइन कर पाएगा जो फीस पे करेगा, अगर वही कर पाएगा, बाय रूल ये बात है, तो यू हैव टू आएगा, यू हैव टू पे द फीस टू ज्वाइन द जिम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पर्पस एक्शन वाली बात का। आगे बात करते हैं, एक खूबसूरत सा वर्ड है लेस्ट, LEST। ठीक है, लेस्ट का मतलब अगर हिंदी में आम भाषा में समझाऊं तो इसको ये कहेंगे हम, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी हिंदी तुम अगर समझनी चाहो तो लेस्ट का मतलब है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लेस्ट हुआ एक नेगेटिव वर्ड अपने आप में, ठीक है, और स्टेट उस पर्पज वाली बात में ही कर रहा हूं मैं, ये बात एक्शन पर्पज। तो अगर हम कोई एक्शन करेंगे और हम उसके साथ कंजक्शन लेस्ट का यूज करें, एक तो हमने कंजक्शन करा सो दैट का यूज, एक कंजक्शन है लेस्ट,
अगर हम कंजक्शन लेस्ट का यूज करेंगे तो लेस्ट है नेगेटिव वर्ड और हमारा एक्शन का ही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेस्ट अगर नेगेटिव है और उसके साथ हम कोई अगर बात लिखेंगे तो हमारा एक्शन से हमारा पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा, नेगेटिव बात आ जाएगी। तो हम अपने पर्पस को ही नेगेटिव में लिख देंगे, जो हमारा पर्पस होगा उसको हम लिख देंगे नेगेटिव में। साइंस पढ़ी है ना, जब दो नेगेटिव मिल जाते हैं तो पॉजिटिव बन के निकलता है आंसर, ठीक है। तो लेस्ट के साथ जब भी हम कोई वर्ब यूज करेंगे वो हम नेगेटिव यूज करेंगे, ताकि लेस्ट और नेगेटिव वर्ब मिलके एक मतलब दे सकें, पॉजिटिव मीनिंग। एक्शन और पर्पस में हमने एक कंजक्शन का यूज करा था लेस्ट का, एक कंजक्शन है ये, और लेस्ट एक नेगेटिव कंजक्शन है, और नेगेटिव है तो हम अपना पर्पस ही नेगेटिव में लिख देंगे। समझ आई मेरी बात? जब दो नेगेटिव को मिला देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इंग्लिश में साइंस कहाँ से आ गई, कुछ वो पढ़ो। शी वर्क्स हार्ड, हार्ड हार्ड दो बार हो गया क्या? बहुत हार्ड हो गया क्या? शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड क्वालिफाई द एग्जाम। वो हार्ड वर्क करती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले। बात क्या हुई? हमारा पर्पस और हमारा जो एक्शन है वो तो उल्टे पुल्टे हो गए। अगर हार्ड वर्क करती है तो ऐसा होना चाहिए तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले, बट लेस्ट है हमारे पास नेगेटिव, तो लेस्ट है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो एक नेगेटिव के साथ अगर हम एक और नेगेटिव जोड़ देंगे तो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। तो हम इसको अगर क्वालिफाई की जगह एग्जाम में फेल कर दें, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल द एग्जाम। वो हार्ड वर्क करती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो जाए। बन गई ना बात पॉजिटिव? मेरी बात को हिंदी में समझो। वो हार्ड वर्क करती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो जाए। दो नेगेटिव बातें साथ में आई मतलब पॉजिटिव आ गया। अगर हार्ड वर्क करती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो जाए, है ना। ये मतलब है इस बात का। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल द एग्जाम। वो हार्ड वर्क करती है लेस्ट तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो जाए, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर हम यहाँ पे क्वालिफाई लिख देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो क्वालिफाई हो जाए, ये मतलब तो नेगेटिव हुआ। लेस्ट नेगेटिव है ना, खुद में समझो इस बात को। रीजनिंग की क्लास चल रही है, अब इंग्लिश की क्लास खत्म हो गई, मैथ की क्लास चल रही है, फिजिक्स, फिजिक्स है मैथ, मैथ रीजनिंग जो भी तुम मानना चाहो। हम दो नेगेटिव बातों को मिला देंगे मतलब हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। लेस्ट है एक नेगेटिव बात, उसके साथ हम जो हमारा पर्पस उसको नेगेटिव करके डाल देंगे। इसी बात को ऐसे समझो, विशु रन फास्ट, विशु गया था ना दौड़ने, लेस्ट ही शुड लूज द रेस। बिल्कुल ही थोड़ी हार जाएगा, अब तेज दौड़ा है तो अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं लेस्ट ही शुड विन द रेस, मान लो, मान लो, ठीक है। विशु तेज दौड़ा तो ऐसा नहीं होगा कि वो रेस जीत जाए, ये बात तो नेगेटिव होगी ना। तो हम दो नेगेटिव बातों को मिला देंगे, उसका मतलब पॉजिटिव निकलेगा। विशु रैन फास्ट लेस्ट ही शुड लूज द रेस, यहां पे लूज ही रखेंगे हम, ठीक है। विशु तेज दौड़ा तो ऐसा नहीं होगा कि वो रेस हार जाए। समझ गए मेरी बात? दो नेगेटिव बातें मिलके हमारा मतलब पॉजिटिव आ गया है, नहीं आया? आ गया। वी ईट लेस्ट वी शुड लिव, अभी अभी हमने बात करी थी। हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम जिंदा रहें। बात तो ये उल्टी होगी, एक्शन और पर्पस ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया एक दूसरे से। बात तो ये होनी चाहिए कि हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएं, ठीक है। बात ये होनी चाहिए थी। हिंदी में इस बात को अपने दिमाग में सोच लेना, हिंदी से अगर तुम्हें समझ आता हो तो लेस्ट वी शुड लिव का उल्टा हम डाई लिख देंगे ना। हम दो नेगेटिव बातों को मिला देंगे मतलब हमारा पॉजिटिव बन जाएगा कि हम खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम मर जाएं। बात खत्म। इतनी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई हो तो मुबारक हो, बहुत कुछ सीख गए तुम मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। 6 बातें करी थी हमने स्टार्टिंग वाले दिन, 3 मैंने पहले दिन पढ़ा दी थी, 3 मैंने आज पढ़ा दी, लगभग खत्म ही हो गया। अब तो जो डिटेल में जाना है वो बाकी है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आ गई होगी, समझ भी आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। नहीं आया तो एक बार और क्लास देख लेना, फ्री तो है, कौन सा पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना कोई तैयारी कर रहा हो तो, जिसको जो ना ले सकता हो। पेड बैच, पेड बैच भाई तुम्हें यहीं ऑफलाइन मिलते हैं मुखर्जी नगर में 15-20 हज़ार रुपये का इंग्लिश का।
ऑनलाइन अब तो सस्ते हो गए, पर फिर भी 2-2.5 हज़ार का तो मिलता ही है। 4 बैच लेगा तो 8 हज़ार रुपये हो गए, चार्जेस तो लेगा ही। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के पास 8 हज़ार रुपये ना हो, फ्री का नेट तो होगा। फ्री का नेट है, यूट्यूब पे क्लास फ्री है, फ़ायदा उठाओ, पढ़ो आराम से। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में कुछ, अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे। मैं भी यही पढ़ा हूँ, मेरे नोट से पढ़ाता हूँ मैं, अपने नोट से पढ़ के मैं डिसेंट स्कोर कर लेता हूँ इंग्लिश में। तुम भी कर सकते हो, तो ध्यान से पढ़ते जाओ। प्रैक्टिस का जब टाइम आएगा प्रैक्टिस भी करा देंगे, साथ साथ में बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करा भी देता हूँ। बहुत सारे सेंटेंस लेके आता हूँ क्लास में, इसमें प्रीवियस ईयर भी होते हैं, पूछे गए सवाल भी होते हैं, बाकी जो बचेगा वो भी प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस करा देंगे जब तुम्हारा एग्जाम आएगा, सिलेबस जैसे जैसे हमारा खत्म होने पे आएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। तुम्हारा ही फ़ायदा है क्लास देखने में, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते इस काम के, मैं बिल्कुल फ्री में करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।